Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself, Muhammad Rizwan, registered nursing officer, district headquarter hospital, Banno, and ex-lecturer, Nice College of Nursing एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस पिशावर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्ट की है लास्ट चैप्टर ऑफ द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2, जिसमें हमने 2 पार्ट को कवर किया है और आज हम इसके 3rd पार्ट को जो है कवर करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके हम 4th पार्ट को जो है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हमारी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का जो कोर्स है वो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। तो आज हम बात करेंगे 3rd पार्ट ऑफ द डेथ, फिज़िकल चेंजेस ऑफ डेथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब एक बंदा जो है वो एक्सपायर हो जाए, वो इस दुनिया से चला जाए, तो इसके बॉडी में वो कौन कौन से फिज़िकल चेंजेस है जो कि आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एक बंदा फौत हो जाए तो आप लोग देखते हैं कि उसके बॉडी जो है वो कोल बन जाती है, इसके साथ साथ उसके कलर जो है वो चेंज होता जाता है, इसकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, इसके साथ साथ टाइम के साथ उससे ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फिज़िकल चेंजेस है जो कि आप लोग एक एक्सपायरी बॉडी में, एक डेथ बॉडी में जो है वो आप लोग देख सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो देखिए इसमें कुछ जो है आप उसके जनरल अपीयरेंस से आप उसके कुछ जो है वो फिज़िकल चेंजेस आप उसमें देख सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ सिस्टमेटिक जो है चेंजेस वो भी आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिस्पायरेटरी सिस्टम में चेंजेस आ सकती है, इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में और इस तरह नर्व सिस्टम में जो है वो चेंजेस आ जाती है और कुछ जो है वो जनरल चेंजेस है जो कि आप लोग देख सकते हैं फिजिकली। जब आप एक एक्सपायर बॉडी को आप देखते हो, एक डेथ बॉडी को आप जब देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ही और शी इज़ एक्सपायर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में अक्सर इससे जो है वो पूछा जा सकता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो कि ऑक्सीजनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ह्यूमन बॉडी के ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी डिफ्यूजन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले जब एक बंदा एक्सपायर हो जाता है, जब एक बॉडी जो है वो डेथ बन जाती है, तो इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अपना काम छोड़ देता है, अनएबल टू ऑक्सीजनेट द बॉडी एनफ फॉर एडिक्वेट गैस डिफ्यूजन। तो सबसे पहले जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑक्सीजनेशन की जो डिफ्यूजन है इनसाइड द एल्वियोलाई वो जो है स्टॉप हो जाता है। तो मतलब यह है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स अपना काम छोड़ देता है और इस तरह ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो स्टॉप हो जाती है। रिस्पायरेशन बिकम्स स्टूडोरियस और नॉइसी लीडिंग टू डेथ रेटल। तो देखिए स्टूडोरियस और नॉइसी जो है इसका मतलब यह है कि जब कोई बंदा नियर टू एक्सपायरी, जब वो मरने के करीब होता है तो उस दौरान उसकी जो है रिस्पायरेशन की जो नॉइस है वो जो है वो थोड़ा सा नॉइसी बन जाती है। फॉर एग्जांपल गर्गल टाइप का उसकी जो है स्टूडोरियस मीन्स कि उसमें थोड़ा सा जो है वो हरार टाइप का नॉइस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, लीडिंग टू डेथ रेटल। डेथ रेटल जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉइस है जो कि एक बंदा क्रिएट कर लेता है व्हेन ही और शी इज़ नियर टू एक्सपायरी, यानी जब वो मरने के करीब होते हैं तो उस दौरान वो जो नॉइस निकालता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ उसकी रिस्पायरेशन की जो नॉइस होती है उसको हम कहते हैं डेथ रेटल। यानी उस दौरान उसकी जितने भी एल्वेलाइज है वो अपना काम जो है वो स्टॉप करता है और इस दौरान वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉइस जो है वो क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं डेथ रेटल। चेनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन साइन ऑफ फार्मुलरी सिस्टम फेल्योर, यानी चेनी स्ट्रोक का मतलब यह है, यानी इस रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एबनॉर्मल जो है रेयर एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न या एक रेयर जो है बहुत ज़्यादा कम पेशेंट में इस तरह की जो है वो रिस्पायरेशन की एबनॉर्मेलिटी, इस तरह पैटर्न हम देख सकते हैं। तो इस पैटर्न में क्या होता है, ये किस तरह पैटर्न होता है, यानी चेन स्ट्रोक रिस्पायरेशन ये किस तरह होता है। तो द पैटर्न इन्वॉल्व अ पीरियड ऑफ फर्स्ट शैलो ब्रीथिंग फॉलोड बाय स्लो हैवियर ब्रीथिंग एंड मूवमेंट विदाउट एनी ब्रीथ। तो देखिए इसमें होता इस तरह है कि सबसे पहले पेशेंट की जो रिस्पायरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इस तरह वो फास्ट रिस्पायरेशन करता है और इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रिस्पायरेशन रेट जो है वो स्लो हो जाता है और इस तरह वो रिस्पायरेटरी फेल्यूर की तरफ जो है वो चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं चेनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन। चेनी स्ट्रोक रिस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट
हाइपरपेनिक एंड एपनिक फेजेस। तो इसी तरह कुछ टाइम पे हाइपरपेनिक का मतलब यह है कि उसकी रिस्पायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, और एपनिक का मतलब यह है कि उसकी रिस्पायरेशन रेट जो है वो कम होता है, उसकी रिस्पायरेशन जो है वो स्लो होता है। तो कुछ टाइम पे उसकी रिस्पायरेशन यानी हाइपरपेनिक का मतलब है कि उसकी रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है, और कुछ टाइम पे उसकी रिस्पायरेशन की जो रेट है वो कम होता जाता है। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपरपेनिक एंड एपनिक फेजेस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवास्कुलर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और इसके साथ साथ जितने भी वेसल्स है उसमें किस तरह जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम कार्डियक की एक्टिविटी और इसके साथ वास्कुलर सिस्टम की जो एक्टिविटी है इन दोनों को हम देखते हैं। हार्ट अनेबल टू पंप स्ट्रांगली इनफ टू कीप ब्लड मूविंग। तो सबसे पहले उसकी जो हार्ट की एक्टिविटीज़ है, उसकी कार्डियक मसल की जो कंट्रिक्शंस है, उसकी जो रिलैक्सेशन और कंट्रिक्शंस है वो स्टॉप होती है, और इस तरह जब उसकी एक्टिविटी स्टॉप होती है तो हार्ट अनेबल होता है यानी पंपिंग जो है वो नहीं कर सकता, और इसी तरह बंदा जो है वो चला जाता है टुवर्ड हार्ट फेल्यूर। डिक्रीज ब्लड काजेज डिक्रीज सर्कुलेशन टू द बॉडी। और इसी तरह जब हार्ट अनेबल होता है यानी हार्ट के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, इतनी इफिशियंसी नहीं होती कि वो थ्रू आउट द बॉडी को वो ऑक्सीजन और इस तरह ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन रखे, तो उसके साथ साथ यानी जब कार्डियक एक्टिविटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाए तो इसके बाद स्किन बिकम कोल्ड टू टच पेल। तो इसके बाद जब देखें, जब हम एक पेशेंट को असिस्ट करते हैं तो अगर इसकी स्किन जो है वो कोल हो जाए और इस तरह स्किन की कलर जो है वो पेल हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि द पेशेंट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी इज स्टॉप। तो इसे हमें पता चल जाता है। इस तरह एमसीक्यूज में भी आप लोगों से इस तरह पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फेल्योर। तो सबसे पहले इसकी जो सिम्टम्स है वो है स्किन बिकम कोल्ड टू टच पेल। इसके बाद सेकेंड क्या होता है, पर्सन अपीयर साइनोटिक पॉसिबली मोटल्ड। साइनोटिक का मतलब यह है कि इसकी स्किन की कलर जो है वो चेंज होता है, वो सानोज बन जाता है, और पॉसिबली मोटल। मोटल का मतलब यह है कि जब आप लोग एक एक्सपायर बॉडी की स्किन को देखते हो तो उसमें एक जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है स्पॉट्स आप लोगों को नज़र आ जाते हैं जो कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से अराइज होती है, यानी उसकी स्किन जो है वो किसी जगह पे ब्लैक्स होती है, किसी जगह पे रेड होती है, किसी जगह पे पेल होती है, तो उसको हम कहते हैं मोटल्ड। Failure of peripheral circulation frequently result in a drenching sweat calling the body surface। और इसी तरह जब पेरिफेरी को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारी लेग्स है, हैंड्स है, जब उसको ऑक्सीजन की सर्कुलेशन स्टॉप होती है, ब्लड की सर्कुलेशन स्टॉप होती है, तो वहाँ पे जितनी भी टिश्यूज़ है उसको उसकी डेथ जो है वो आ जाती है, वो टिश्यू जो है वो एक्सपायर होना स्टार्ट होती है। तो इसकी वजह से पेशेंट को जो है वो स्वीटिंग्स बहुत ज़्यादा है, वो डायफ्रेसिस की तरफ चला जाता है। यानी जब आप एक पेशेंट को देखते हैं कि वो जो है वो मरने के करीब है, तो आप लोग उसको असिस्ट कर सकते हो कि उसके माथे के ऊपर, उसके पेरिफेरी के ऊपर, हाथ पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो स्वीटिंग आ जाती है, यानी पसीना उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। पल्स बिकम वीक एंड ट्रेडी अल्टीमेटली इरेगुलर। और इसके साथ साथ जब आप लोग उसके पल्स को देखते हो तो पल्स उसकी बहुत ज़्यादा वीक्स होता है, ट्रेडी होती है, और अल्टीमेटली इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब यह है कि कभी वो फास्ट होते हैं तो कभी वो जो है वो स्लो बन जाते हैं। तो मतलब यह है कि इसके अंदर जो रिदम्स होता है वो रिदम कम्प्लीटली चेंज होता है। तो कभी उसकी रिदम बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसकी पल्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई बन जाती है, तो कभी उसकी पल्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। अ स्ट्रॉन्गर पल्स टिपिकली मीन्स डेथ इज हावर अवे। और इसी तरह जब स्ट्रॉन्ग पल्स होती है, स्ट्रॉन्ग पल्स का मतलब है कि जब बॉन्डिंग पल्स होती है, तो इसका मतलब यह है कि डेथ जो है वो अभी जो है उसकी मरने के वो करीब है, यानी विद इन हावर्स या 2 आवर्स द पेशेंट इज नियर टू एक्सपायर। A weak irregular pulse typically means the death is imminent in the next couple of hours। और इस तरह जब पल्स वीक हो तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट 2 years या 3 years में द पेशेंट इज गोइंग टू एक्सपायर। इन एपिकल पल्स माइट बी रिक्वायर्ड। और इसी तरह इन एपिकल यानी हार्ट के ऊपर जो पल्स हम पल्पेट करते हैं उसको हम कहते हैं एपिकल पल्स। तो इसको भी हम जो है वो असीस कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है, हार्ट की जो रेट्स होती है, हार्ट की जो पंपिंग की एबिलिटीज़ होती है उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, उसको हम असीस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम एक पेशेंट को जो है इवैल्यूएट करते हैं। अदर चेंजेस, ये तो सिस्टमेटिक चेंजेस है। तो देखिए जब एक पेशेंट जो है एक्सपायरी की तरफ चला जाता है तो उसके 2 सिस्टम में जो है वो मोस्टली चेंजेस आ जाते हैं, यानी या तो इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है, वो मर जाता है, या उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में।
तो इन दो सिस्टम के साथ साथ कुछ अदर सिस्टम है जिसमें भी चेंजेस आ जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ एक ह्यूमन बॉडी में। तो वो कौन कौन सी सिस्टम्स है, वो कौन कौन सी चेंजेस है जो कि एक इंडिविजुअल के सिस्टम्स में, एक इंडिविजुअल्स के बॉडी के अंदर आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज, यानी जितनी भी मेटाबॉलिज्म्स की जो रेट्स होती है, मेटाबॉलिज्म्स की जो स्पीड्स होती है वो डिक्रीज होती है, यानी एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म बोथ जो है ये स्टॉप हो जाते हैं। द पर्सन माइट रिटेन फिसिस आर बिकम इनकॉन्टिनेंट, और इसके साथ साथ कुछ पेशेंट जो है वो फिसिस को रिटेन कर लेते हैं, स्टूल को रिटेन कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट जो है वो इनकॉन्टिनेंट होती है, यानी अनकंट्रोल, यानी अनेबल टू कंट्रोल फिसिस का मतलब ये है इनकॉन्टिनेंट। यानी अक्सर आप लोग देखते हो कि जब एक पेशेंट जो है वो फौत हो जाए तो फौत होने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो वो स्टूल को जो है वो पास करता है। तो ये एक चेंजेस है उसके बॉडी के अंदर, क्योंकि उसकी नर्व सिस्टम की स्पिंटर्स की जो कंट्रोल्स होती है वो लॉस होती है, और इसके साथ साथ वो जो है इनकॉन्टिनेंट बन जाता है और फिसिस को जो है वो छोड़ देता है। यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज, उसकी यूरिन की जो आउटपुट है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि किडनी जो है वो फेल होती है, किडनी अपना फंक्शन छोड़ देता है, और इस तरह यूरिन की आउटपुट जो है वो डिक्रीज होती है। डाइंग पर्सन मे टर्न टुवर्ड्स लाइट एज साइड डायमिनिश, और इसी तरह उसकी जो आई विजन्स होती है, आई साइट्स होती है वो भी लॉस होती है। जितने भी डाइंग पर्सन्स होती है, यानी जब वो मरने के करीब होता है तो मरने के करीब होने के साथ साथ उसकी आई साइट जो है वो भी ख़त्म होती है। डाइंग पर्सन मे हियर ओनली व्हाट इज डिस्टेंटली स्पोकिंग, जब एक बंदा मरने के करीब हो तो वो अपने इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है नज़दीक में, सिर्फ उनको सुन सकता है, यानी फार अवे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको वो जो है वो फील नहीं कर सकता, उसको वो सुन नहीं सकता। डाइंग पर्सन मे रिमेन कॉन्शियसनेस आर बिकम अनकॉन्शियस कोमाटोस, और इसी तरह जब एक पेशेंट जो है वो मरने के करीब हो, डाइंग पर्सन हो, डाइंग पर्सन का मतलब ये पर्सन हु इज़ नियर टू एक्सपायर, उसको हम कहते हैं डाइंग पर्सन। तो कुछ पर्सन जो है वो कॉन्शियस होते हैं, उसको इन्वायरमेंट का पता होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड देयर ह्यूमन बॉडी, और इसी तरह कुछ जो है वो अनकॉन्शियस होते हैं या कोमाटोज होते हैं। कोमाटोज का मतलब यह है कि उसकी जितनी भी रिफ्लेक्सेस होती है वो स्टॉप होती है, यानी वो इन्वायरमेंट को जो है वो कोई रिस्पांस नहीं देता। Some dying people rely in clarity and consciousness just prior to their death, और इसी तरह कुछ पेशेंट जो है वो क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मतलब यह है कि उसको सिर्फ वो आइडिया जो है वो समझ में आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो, यानी इसके इर्द गिर्द जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब एक्टिविटीज़ में सिर्फ वो जो है उन एक्टिविटीज़ के बारे में उसको पता होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो। अ पर्सन आई साइट माइट बी ओपन इवन इफ अनकॉन्शियस, और इस तरह उसकी जो आई साइट से जब वो अनकॉन्शियस होता है तो वो भी जो है उसके आइज़ भी ओपन होते हैं, और इस तरह उसके इर्द गिर्द जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको पता नहीं होता। डाइंग पीपल माइट टर्न टू वर्ड्स आर स्पीक टू समवन हु इज़ नॉट विजिबल टू एनीवन एल्स इन रूम, और इसी तरह जब एक पेशेंट मरने के करीब हो, जब वो मरने की कंडीशन में हो, तो वो उसके जहन में कुछ इस तरह लोग आते हैं उसके सामने जो कि रूम के अंदर प्रेजेंट ना हो, और इस तरह वो उन लोगों के साथ जो है वो बात करना स्टार्ट करता है जो कि रूम के अंदर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि वो लोग उसके जहन में आ जाते हैं और उसके साथ वो स्पीकिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पेन माइट भी प्रेजेंट, इस तरह उसकी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, और इसकी रीज़न यह है कि ह्यूमन बॉडी के सारे सेल जो है वो जो है मर जाते हैं। पेन मेडिकेशन शुड नॉट बी विदहेल्ड एज पर्सन नियर देयर डेथ, और ये बात आप लोग जहन में रखें, जब एक पेशेंट जो है वो मरने के करीब हो, अगर उसको कोई पेन मेडिकेशन, ट्रामाल, ग्रेविनेट, इस तरह कोई भी जो है नुस्खा वगैरह लगा हो तो आप लोग उसको स्टॉप ना करें, क्योंकि उस वक्त उसके सारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप ऑफ पेन होता है। तो आप लोग अगर उसको स्टॉप करें, पेन मेडिकेशन को, पेन किलर को आप लोग स्टॉप करें, तो उसकी वजह से उसका पेन मज़ीद भी जो है वो सीवियर बन जाता है। तो इसलिए आप लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेथ आप उसके पेन मेडिकेशन, उसकी जितने भी इन्फ्यूजन होते हैं आप लोग उसको स्टॉप ना करें। राइट टू डाई, तो देखिए राइट टू डाई का मतलब यह है कि जब एक बंदा मरने के करीब हो तो उसके कौन कौन से राइट्स है, आपने किस तरह उसके साथ डीलिंग करना है। मोस्ट पीपल विद टर्मिनल इलनेस बिलीव that someone with a terminal illness should be allowed to refuse measures that would prolong their life। तो इस तरह जब एक पेशेंट टर्मिनल इलनेस में हो, टर्मिनल इलनेस का मतलब यह है कि जब एक पेशेंट इस कंडीशन में हो कि उसकी ज़िंदगी का, यानी उसकी हेल्थी होने का कोई चांसेस ना हो, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस। तो टर्मिनल इलनेस में हमने एक पेशेंट को जो है वो अलाउ करना है कि वो अपनी जितनी भी उसकी मेडिकेशंस है, जितने भी उसके ट्रीटमेंट प्लान्स है, वो उसको रिफ्यूज़ करे, क्योंकि
उस दौरान अगर हम उसको कंटिन्यू करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ पेशेंट जो है वो आपको बता देते हैं, आपको अलाउ कर देते हैं कि जितनी भी मेडिकेशन है ये स्टॉप करें, ताकि मैं जो है वो एक अच्छी तरीके से एक सुकून के साथ जो है वो मैं इस दुनिया से चला जाऊँ। दिस इज़ द राइट टू डाई। तो ये एक पेशेंट की राइट से अगर वो आपको जो है वो अलाउ करे कि मेरी जो है मेडिकेशन या मेरी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखे, तो आप लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है। अगर वो जो है रिफ्यूज़ करे कि मेरी ट्रीटमेंट को स्टॉप करे, तो मतलब यह है कि ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। Respirators, pacemaker and other medical device can be withheld and the person can die with dignity। और इस तरह अगर एक पेशेंट आपको जो है वो इजाज़त दे दे, आपको अलाउ करे कि मेरी जितने भी इक्विपमेंट है, मेरे जितने भी वेंटिलेटर्स है, पीस मेकर्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के कार्डियक मॉनिटर्स है, वो सिस्टम्स जिसकी वजह से पेशेंट की ज़िंदगी चल रही है, अगर पेशेंट आपको अलाउ करे कि ये सब कुछ स्टॉप करे, तो आप लोगों ने उसको स्टॉप करना है, ताकि पेशेंट एक अच्छी तरीके से डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, पीस के साथ वो दुनिया से चला जाए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं DNR। तो जब आप लोग हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के बेड्स के ऊपर आप लोग ये वर्ड्स जो है वो देखेंगे, DNR का मतलब ये है डू नॉट रिसुसिटेट ऑर्डर, यानी इस पेशेंट को आप लोग रिसुसिटेट ना करें, इस पेशेंट को जो है आप लोग इसकी लाइफ को मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग करने के लिए आप लोग कोई जो है वो ट्रायल ना करें, कोई कोशिश ना करें। यानी मतलब ये है कि आप इस पेशेंट को छोड़ दें ताकि वो पीसफुली इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो जाए। हॉस्पिक केयर। हॉस्पिक केयर का मतलब क्या है? दिस फिलॉसफी इज टू अलाउ द पेशेंट टू डाई विद डिग्निटी एंड कंफर्ट। हॉस्पिक केयर का मतलब इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिक केयर या हॉस्पिक होम्स भी जो है वो बनाए जाते हैं, और इसमें उन पेशेंट को डाला जाता है जो कि टर्मिनल इलनेस के साथ, फॉर एग्जांपल कैंसर के लास्ट स्टेज पे हो, इस तरह COPD के लास्ट स्टेज पे हो, HIV के लास्ट स्टेज पे हो, तो वो पेशेंट जो कि मरने के करीब हो उसको इन हॉस्पिक होम्स के अंदर डाला जाता है, और वहाँ पे उसको हॉस्पिक केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो हॉस्पिक केयर का मतलब ये कि हमने एक पेशेंट को वो सहूलियात, वो कंफर्ट पहुंचाना है जिसकी वजह से एक पेशेंट अच्छी तरीके से इस दुनिया से चला जाए। पेन इज कंट्रोल सो दैट द पेशेंट कैन रिमेन एक्टिव एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और इसी तरह जिस तरह मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया कि जब एक बंदा जो है वो मरने के करीब हो, तो उस दौरान आप लोगों ने उसके पेन मेडिकेशन को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसके पेन मेडिकेशन को स्टॉप करें तो हो सकता है कि उसके साथ मजीद उसका जो पेन है वो मजीद सिविरिटी की तरफ चला जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी जितने भी सेल्स है वो मर जाते हैं, वहाँ पे पेन उसको फील हो रहा है। तो अगर आप उसको मजीद उसके पेन मेडिकेशन को भी स्टॉप करें तो उसकी कंडीशन मजीद जो है वो सीवियर हो जाती है। स्पेशली ट्रेंड वॉलंटियर आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेनी हॉस्पिक प्रोग्राम्स। और इसके लिए ट्रेंड वॉलंटियर होने चाहिए, ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, जो कि हॉस्पिक केयर्स के अंदर वो अच्छी तरीके से पेशेंट की नीड्स के मुताबिक, पेशेंट की पेन के मुताबिक, पेशेंट की प्रॉब्लम्स के मुताबिक वो उसको केयर प्रोवाइड करे और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट पहुँचाए, ताकि वो अच्छी तरीके से इस दुनिया से जो है वो चला जाए।